तो हेलो जी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और क्लास 8 एनसीईआरटी जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं पिछले क्लास में, आज भी हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। यह तीसरा क्लास होगा एनसीईआरटी का, ठीक है। 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, अब पीछे के क्लास में जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कंपनी के अफसर नवाब बन बैठते हैं, ठीक है। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे कैसे? तो कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो 1600 में स्थापना हुई थी, व्यापारिक उद्देश्य आई थी, व्यापार करने के उद्देश्य से वह जो है शासक बन बैठती है, नवाब बन बैठती है, ठीक है। आखिरकार कैसे वो नवाब बन बैठती है? तो कहीं ना कहीं भारतीय शासकों की ही गलती रहती है उसके पीछे, है ना। वो क्या रहती है देखते हैं। नवाब बनने का मतलब क्या था? इसका मतलब यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखता था, ठीक है। कंपनी का जितना कर्मचारी जो था, सब नवाब अपने आप को समझता था, सब उसी की तरह जीना चाहता था। तो पैसा कमाएगा, सब लूटेगा बंगाल को जी भर के। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्यता कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसर को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये 1757 में। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। तो ये प्लासी का युद्ध के बाद मजबूर किया गया, इस रूप से मजबूर किया गया, नवाबों को मजबूर किया गया कि वो जो है कंपनी के अधिकारियों को तोहफा देंगे, और कंपनी के अधिकारियों को तोहफा देने के साथ साथ जमीन और बहुत सारा पैसा वगैरह ये सब भी देंगे, ठीक है। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत के बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल का गवर्नर प्रथम बनेगा, एक ब्रिटिश क्लर्क के रूप में आता है भारत, और कुछ समय तक वो शासन करने के बाद वो जो है वो एक क्लर्क से वो गवर्नर ब्रिटिश सरकार का नींव रखता है, ठीक है। 1743 में जब इंग्लैंड से मद्रास आया था, तो उसकी उम्र साल 18 थी, मात्र 18 वर्ष का था। 1767 में जब 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तो उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर थी, ठीक है। मतलब एक भूखा नंगा व्यक्ति आया और करोड़ों अरबों की संपत्ति यहाँ से लेकर के निकल गया, है ना। दिलचस्प बात तो यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। कंपनी को भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाने के लिए उसको काम दिया गया था, और उसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। वो बोलता है ना, रक्षक ही भक्षक बन गया। भ्रष्टाचार नेता जो है अपने आप को जनता का रक्षक बनी फिरती है, और उसी पर जो है कई सारे जो क्राइम के आरोप लगते हैं, ठीक है। सरकार को इसकी अटूट संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोप से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। अब जो उसको मतलब अपने जहन में इस बात को वो पचा नहीं सका, वो जो भारतीयों के साथ जो इस प्रकार का जो बर्ताव किया था उसको नहीं पचा पाया, और अंततः जो है वो आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बने। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव तो पैसा कमा लिया बहुत सारा, है ना, ये सब जो है नहीं कमा पाया। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव खुद को कैसे देखता था। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसे जबरदस्त संयम का परिचय दिया। ये देखें, उसके प्लासी की लड़ाई के बाद एक सांसद को कहा था, ठीक है। सांसद जो ब्रिटिश के अधिकार वहाँ विधायिका में जो थे, ठीक है। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहाँ प्लासी की जीत ने मुझे लाकर खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था, एक संपन्न शहर मेरी दया पर था,
उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे के गिरबान खींच रहे थे। तो रॉबर्ट क्लाइव बता रहा है कि भारतीय लोग किस प्रकार से मतलब गिर चुके थे। रॉबर्ट क्लाइव की चापलूसी के लिए वो किस हद तक वो अपने ज़मीर को बर्बाद कर चुके थे वो बताना चाह रहा है। मैं ऐसे खजाने के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। वो मतलब ब्रिटिश संसद में बोलता है कि मैं खुद हैरान हूँ कि उसके बावजूद मैंने नहीं लूटा रे कहा है तो लूट करके तो खोखला कर दिए रे बंगाल को, ठीक है, नहीं लूटा, ये कब कैसे बोल दिया। लेकिन फिर भी भारत के एक तरीके से संयम को भारत के सोने की चिड़िया का परिचय बहुत अच्छे से इसमें दिया गया है ना जी। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मनाना भी सही नहीं होगा, मानना भी सही नहीं होगा। जैसे सब क्लाइव की तरह तो सब होगा नहीं, है ना, सब लोग जो है वो भ्रष्ट और बेईमान तो होगा नहीं। वो बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे, उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वो भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौट कर आराम से ज़िंदगी बसर करें। ज़्यादातर लोगों की यही इच्छा रहती है कि बड़े शहर में जाकर के पैसा कमाएं और आराम से गांव में जाकर के ज़िंदगी बसर करें, उससे ज़्यादा उनका नहीं रहता। जो जीते ही धन दौलत लेकर लौट गए उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया, उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। ब्रिटिश के लोग, ब्रिटेन के लोग नवाब कहते थे। जब ब्रिटिश भारत से पैसा लेकर के ब्रिटेन लौटता था और वहाँ जीवन जीता था बहुत अच्छा, उसे ब्रिटिश लोग कमेंट के रूप में उसे नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण था। उन्होंने लोग अक्सर नए अमीर और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। मतलब उन लोगों को एक तरीके से नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था जो भारतीय से पैसा कमा करके लौटते। सीधा समझते थे कि भारतीयों के शोषण करके ब्रिटिश लोग जब इंग्लैंड में इतना अकूत संपत्ति लाए, भारतीयों को शोषण करके लाए। और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात सही ही था कि भारतीयों को शोषण करके ही पैसा ये लोग ले गया था। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए थे। ये कंपनी की राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और आगे बढ़ाना। रेजिडेंट क्या होता था? रेजिडेंट कुछ नहीं, बस एक अधिकारी था, बस जो भारतीय राजा के देशी रियासत के राज्य के अंदर वो कार्य करता था। किसके लिए? वो ब्रिटिश के लिए कार्य करता था ना। वो राजा का निर्णय लेने में, राजा उत्तराधिकारी तय करने में, हालांकि उत्तराधिकारी का मामला में बोला था कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा हस्तक्षेप करता था। ब्रिटिश व्यापार को अच्छे से बढ़ावा मिल रहा है नहीं, ये सब को जांच पड़ताल के लिए रेजिडेंट इस सब पर ध्यान देता था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामले में भी दखल देने लगे थे। पता है ना अभी अगला राजा कौन होगा, है ना, उत्तराधिकारी में हस्तक्षेप करता था। किस पद पर कौन बिठाया जाए, है ना, वही देखता था कि कौन सा अधिकारी को कौन सा पद दिया जाए। और वैसे भी इसमें भ्रष्टाचारी का संभावना ज़्यादा था। ब्रिटिश अधिकारी को जो पैसा देता था रेजिडेंट को, उसको वो पद दे दिया जाता था। इस तरह की चीज़ों से कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी की रियासत पर सहायक संधि भी थोप दी गई। अब सहायक संधि क्या है, ठीक है, सहायक संधि का चर्चा आगे विस्तार से करेंगे, है ना। बेसिकली अभी देख लेते हैं सहायक संधि, बेसिक्स देख लेंगे, आगे अगर मिलेगा तो दोबारा चर्चा कर देंगे, नहीं मिलेगा तो स्किप कर देंगे, ठीक है। सहायक संधि प्रणाली ब्रिटिश भारतीय रियासत के राजा से करता था। भारतीय राजा से यह संधि किया जाता था, ठीक है। जो सहायक संधि के तहत जो शामिल हो जाता था उस राजा का सेना समाप्त कर दिया जाता था। सेना समाप्त हो गया। अब सैनिक देश की रक्षा कौन करेगा? तो देश की रक्षा करेगा ब्रिटिश सेना रहेगा। अपनी राजा की अपनी जो सेना थी उसके जगह पर ब्रिटिश सेना रहेगा। ब्रिटिश एक रेजिडेंट नियुक्त होता था राजा के, अभी जो बताया ना, राजा के अपने जो राजपाट का कार्य होता था, जो दिल्ली का दरबार लगता था, उसमें एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति होती थी। एक ब्रिटिश अधिकारी जो ब्रिटिश देखभाल किया करता था, ब्रिटिश अधिकारियों से रिलेटेड जितना भी काम आता था उसकी देखभाल किया करता था, है ना। ब्रिटिश अधिकारियों से जुड़ा हुआ काम, ब्रिटिश व्यापार से जुड़ा हुआ काम, आंतरिक मामला, विदेश मामला, सब ये रेजिडेंट देखा करता था और ब्रिटिश सरकार को उसका रिपोर्ट दिया करता था। एक तरीके से वो ब्रिटिश सरकार का वो जासूस था, है ना। देखा जाए तो वो क्या था?
ब्रिटिश सरकार का एक तरीके से जासूस ही था। राजा रेजिडेंट सेना जो था वो मतलब सेना समाप्त कर दिया जाता था और ब्रिटिश सेना रखता था। अभी ब्रिटिश सेना को वेतन जो देता था वो राजा देता था, ठीक है। वेतन कौन देता था? राजा को देना पड़ता था। अगर वेतन देने में लेट करता था तो राजा का कोई क्षेत्र, भारतीय राजा का एक क्षेत्र जो है ब्रिटिश अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता था और बोलता था तुम जो है हमारा राजस्व चुकाने में असफल हो, ठीक है। तो इस प्रकार का काम किया जाता था। आप देखेंगे ये तो सहायक संधि हो गया। उसे कंपनी की तरह सुरक्षा मिलती थी, सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा देनी थी, बताए ना। ये राजा का अपना सेना समाप्त कर दिया जाता था, सहायक सेना का सुरक्षा मिलता था, मतलब ब्रिटिश अधिकारी के जो सेना रहता था वो राजा को सुरक्षा देता था, है ना। और बदले में कंपनी को पैसा देना पड़ता था उस सेना के रखरखाव के लिए। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले ली, बताया ना कि उनका एक क्षेत्र कब्जा लिया जाता था जब सैनिक का जो जितना खर्च होता था वो देने में अगर चूक जाते थे तो। उदाहरण के लिए रिचर्ड बिलीजेली गवर्नर जनरल था ना, उस समय का बात है। उस समय अवध के नवाब 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक संधि के लिए पैसा अदा करने से चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। मतलब एक तरीके से ब्रिटिश जो है वो डायरेक्ट भारतीय राजा से कोई क्षेत्र नहीं छीना था, धीरे धीरे करके छीनता था ताकि भारतीय भी विरोध न कर पाए और ब्रिटिश भी आसानी से धीरे धीरे गुलाम बनाता चला जाए भारतीयों को, है ना। वो धीरे धीरे छीनता था। अब देखिए एक देखिए फोटो दिया हुआ, ये फोटो किनका थोड़ा देख लेते हैं। अपने बेटर ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब शुजाउद्दौला टीली कैटन द्वारा बनाया गया। शुजाउद्दौला वो अवध के नवाब रहते हैं, ठीक है। ये अवध के नवाब है ना, ब्रिटिश रेजिडेंट है, ये उसके साथ खड़े हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधि के फलस्वरूप नवाब शुजाउद्दौला के ज्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर वह रेजिडेंट सामने अपनी चीर परिचित शाही शान शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। मतलब इस फोटो में जो है वो दिखाया जा रहा है कि रेजिडेंट जो था वो एक सहायक के रूप में था। देख रहे हैं राजा को बहुत भड़कदार फोटो के रूप में दिखा रहा है, राजा को इतना बड़ा भड़कदार और शान शौकत के साथ दिखाया जा रहा है। उसके पीछे अधिकारी वगैरह सब खड़े हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं था। ये अधिकारी जो होता था वो रेजिडेंट का जो अधिकारी जो होता था वो इज्जत नहीं करता था राजा को, भारतीय राजा को, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी देखते थे। कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजनीतिक दर्शन जेम्स मील कहा था। क्या बोला था? जेम्स मील, वही जेम्स मील जो बोला था हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश के रूप में भारतीय इतिहास को जो बांटा। दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। मतलब वो रेजिडेंट जो होता था रियासत का राजा होता था। ब्रिटिश ऐसा समझता था कि भाई यहाँ बोलना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजा का जब अधिकार ही खत्म हो गया है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, निर्णय लेने में जो स्वतंत्रता था वो हनन हो गया था। तो एक तरीके से वो गुलाम ही हो गया था, है ना। संपूर्ण समझ लीजिए वो रेजिडेंट एक शासक ही था। स्थानीय राजा पूरी तरह से अधीनस्थ रहता था और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीजें आराम से चलती रहती है ना। मतलब रेजिडेंट जो है वो अगर ब्रिटिश सरकार के अनुकूल करता है तो वो आराम से काम चलते रहता था। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चलता था। शासन के कार्य में रेजिडेंट सिर्फ दखलंदाजी नहीं करता था और ये शासन में भी करता था। ऐसा कहना उचित नहीं है कि शासन में नहीं दखलंदाजी करता था, शासन में भी हस्तक्षेप करता था। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जो ब्रिटिश सरकार की गलत मानती है तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो गई। और बताया ना रेजिडेंट जो था एक तरीके से ब्रिटिश सरकार का जासूस था। वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती थी सरकार, इस कारण जो है वो रेजिडेंट की नियुक्त किया गया था। निषेधाज्ञा क्या होता है? निर्देश को बोलते हैं। अधीनस्थता क्या होता है? दबूपन। अधीनस्थता का मतलब होता है किसी के अंदर कार्य करना, जी, है ना। संप्रभुता खो करके किसी के अंदर कार्य करना को ही अधीनस्थता बोलता है और कुछ नहीं। टीपू सुल्तान शेर मैसूर, इसकी कहानी जानते हैं, ठीक है। हम चर्चा किए थे शुरू में, है ना, कि दक्षिण भारत के क्षेत्र में जो है
वो हैदर अली मैसूर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करेगा, है ना। पिछले के क्लास में हम चर्चा किए हैं स्वतंत्र राज्य का, भारत के स्वतंत्र राज्य का हम पिछले के क्लास में चर्चा किए हैं। जो दक्षिण भारत के क्षेत्र में यही रहेगा क्या, मैसूर। और मैसूर का संस्थापक कौन था, हैदर अली संस्थापक था, उसका पुत्र रहेगा टीपू सुल्तान, ठीक है। इधर मराठा रहेगा, सब स्वतंत्र राज्य रहेगा। देखिए एक एक करके कैसे ब्रिटिश सबको भारतीय रियासत को अपने में विलय करेगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों का खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारत राज्य मैसूर, इसका उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। अब देखिए कंपनी पहले तो राजा के साथ देखे होंगे, समय समय पर कूटनीति संबंध स्थापित करता, उसके बाद कूटनीति संबंध के बाद उस साजिश का गेम खेलता है। जब वह दोनों में असफल हो जाता है तो तीसरा दाव खेलता है, तीसरा दाव के रूप में वो सैनिक टकराव को चुनता है। चलो दो हाथ कर लिए जाए, जैसा कि प्लासी की लड़ाई में भी अंततः सैनिक टकराव को चुना, बक्सर की लड़ाई में भी अंततः सैनिक टकराव हुआ, टीपू सुल्तान के साथ भी अंततः सैनिक टकराव होगा, देखेंगे। हैदर अली शासनकाल 1761 से 1782 तक चलेगा और उसके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान शासनकाल 1782 से 99। हैदर अली जो था इसका संस्थापक था, है ना, ये स्वतंत्र राज्य के मैसूर स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था, जिसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। ये हैदर अली और टीपू जैसे जो सुल्तान जो थे उसके नेतृत्व में काफी मजबूत हो चुका था। और ये था किधर, तो मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। अब देखिए ये जो है मैसूर का क्षेत्र है, मालाबार तट केरल के समुद्र तट के इलाका को मालाबार तट बोलते हैं, ठीक है। जो ये मार्क किए ना इसी को मालाबार तट बोलते हैं। और मालाबार तट जो था ना जी वो मसाला की खेती के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, इलायची, है ना, ये सब मसाला वगैरह की खेती के लिए। और यूरोप सबसे ज़्यादा वही सब चीज़ का आयात करता था, तो टकराव होना स्वाभाविक ही था। कई क्षेत्र का नियंत्रण टीपू के हाथ में रहेगा, टीपू अपने अनुसार चलाना चाहेगा ये हैदर अली, और ब्रिटिश सोचेगा नहीं मेरे मर्जी से चले जो होगा नहीं, इस कारण जो टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी, मतलब इस क्षेत्र से काली मिर्च और इलायची बोले ना कि ऋषि होता मसाले की, 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया, ठीक है। मतलब चंदन की लकड़ी वगैरह देखे होंगे इसमें, केजीएफ वगैरह, केजीएफ में नहीं पुष्पा में देखे होंगे, है ना, चंदन की लकड़ियों का ही स्मगलिंग पर पूरा मूवी बना हुआ है ना जी। तो उसमें देखे होंगे आप कि इधर शांत घाटी, केरल का शांत घाटी का क्षेत्र, इधर चंदन वगैरह का लकड़ी भी बहुत मिलता है, एक पैरासाइट प्लांट है, ठीक है। तो बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक देता है कौन, टीपू सुल्तान 1785 ईस्वी। सुल्तान की स्थानीय सौदागर को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। मतलब ब्रिटिश कंपनी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया अपने क्षेत्र में हैदर अली और टीपू, ठीक है। मैसूर क्षेत्र में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया वहाँ के नवाब के द्वारा, वहाँ के सुल्तान के द्वारा। अब ब्रिटिश स्वाभाविक है उससे लड़ाई करना शुरू करेगा, टकराव करेगा। रोका क्यों था, टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठता संबंध विकसित किए। मतलब वो ब्रिटिश से व्यापार नहीं करना चाहता था, वो फ्रांसीसी से करना चाहता था। अब फ्रांसीसी और ब्रिटिश की तो वैसे भी नहीं पटती थी, दोनों तो ऐसे ही मनमुटाव की स्थिति रहता था, तू मैं हमेशा होते रहता था, ठीक है। तो इस कारण स्थिति और भी बढ़ती चली गई। इसकी मदद से सेना का आधुनिकीकरण भी किया था। आधुनिकीकरण मतलब नया बंदूक, तोड़ीदार राइफल वगैरह ये सब का नया मतलब उपकरण वगैरह जो युद्ध में यूज होते हैं वो सब का इस्तेमाल करना शुरू किया था फ्रांसीसियों की मदद से हैदर अली, ठीक है। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए और उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। मतलब जब वो फ्रांसीसी से मित्रता किया और यूरोपीय ढंग से वो सेना को गठित किया, तब जो है वो ब्रिटिश को लगा कि अब तो ये हमारा भारत से छुट्टी कर देगा अगर इसको नहीं रोकेंगे तो, है ना। तो इसी कारण जो है वो उसको जो है महत्वाकांक्षा को रोकना चाह रहा था। अब उसको निगेटिव बोलेगा तो ही ना रोकेगा। अब उसको घमंडी दिखता था वो टीपू सुल्तान हैदर अली, ये जो है घमंडी है, हमको घुसने नहीं देता है, समझता क्या है अपने आप को, सिर्फ फ्रांसीसी व्यापार करेगा, हम क्यों नहीं करेंगे।
तो इस कारण जो अंग्रेज जो है वो टकराव की स्थिति टकराएगा, उससे लड़ाई शुरू होगा। अंग्रेज को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रण करना और कुचलना जरूरी है ना। आखिरकार वो भाई आंख दिखाने वाले लोगों को मारेगा तभी ना लोग डरेंगे जी। देखते होंगे मूवी वगैरह में विलन क्या करता है, जो ज्यादा ताकतवर और ढीठ व्यक्ति रहता है उसी को धो देता है जाकर के, तो वो लोग डरने लगते हैं। तो ताकतवर और ढीठ का रवैया अपना रहा था, तो सोचा इसी को पहले निपटा देते हैं, तब जाकर के भारत में जो है लोग डरना शुरू करेंगे। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई, 1764 से 69 पहला, 80 से 84, 90 से 92 और 1799 में। ठीक है, पहला लड़ाई में हैदर अली लड़ेगा। ठीक है, होता क्या है ना, पहली लड़ाई का देखिए घटनाक्रम बताते हैं कि पहला लड़ाई में क्या होगा। ब्रिटिश तो मुख्यतः मद्रास वगैरह क्षेत्र में, बम्बई के क्षेत्र में और बंगाल के क्षेत्र में शासन कर रहा था। ठीक है, 3 क्षेत्र में ज़्यादा एक्टिव रहे। इधर मराठा रहेगा, इधर रहेगा हैदराबाद के निजाम और इधर रहेगा मैसूर। ठीक है, अब देखिए होगा क्या। पहला लड़ाई में हैदर अली रहेगा, हैदर अली 1767 से 69 में। ठीक है, हैदर अली मराठा को अपनी तरफ कर लेगा, हैदराबाद के निजाम और मराठा दोनों को अपनी तरफ कर लेगा और उसके बाद ब्रिटिश से भिड़ जाएगा तीनों मिलकर के। अंततः ब्रिटिश पराजित हो जाता है पहले लड़ाई में। ठीक है, अब दूसरा लड़ाई में क्या करेगा, ब्रिटिश गेम खेलेगा यहीं पर षड्यंत्र का, ये मराठा को लोग दे करके और हैदराबाद के निजाम को लोग दे करके अभी ब्रिटिश अपने तरफ मिला लेगा। ठीक है, अभी हैदराबाद का निजाम और मराठा जो था वो हैदर अली के साथ मिला था पहले लड़ाई में, और दूसरा में वो दोनों ब्रिटिश के साथ हो जाता। तब दूसरा लड़ाई में जो है वो हैदर अली ऑब्वियसली बात है कि हारेगा। 3 वो 2 भारतीय रियासत के राजा है, एक ब्रिटिश है, 3 शासक मिलकर के लड़ा है, तो हारेगा। अब होता क्या है, दूसरा लड़ाई में जब हार जाता है तो मैसूर का कुछ क्षेत्र छीन करके दे देगा मराठा को, कुछ क्षेत्र छीन करके दे देगा हैदराबाद के निजाम को। वो जानबूझ करके दिया था ताकि जो है हैदराबाद के निजाम और मराठा जो है दोनों कभी भी भविष्य में मैसूर से मित्रता न कर सके। जमीनी विवाद करा देते हैं दोनों के बीच में। जमीनी विवाद तो जानते हैं, 1 इंची के लिए लड़ाई होता रहता है। बिहार के बारे में तो आप लोग अच्छे से वाकिफ होंगे। तो 1784 में जो जमीनी विवाद करवा देगा, 1792 में फिर से लड़ेगा, है ना। और यही दूसरा लड़ाई में 1784 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, बेटा है उसका टीपू सुल्तान लड़ाई को संभालता है और अंततः जो है उसको हार हो जाता है। ठीक है, टीपू सुल्तान हारेगा और ये संधि वगैरह श्रीरंगपट्टनम की संधि होगा। 1790-92 में भी वही होगा, हार जाएगा दोबारा फिर से टीपू सुल्तान। और दोबारा में 1799 में जो है वो टीपू सुल्तान लड़ते हुए बेलेजलियस में भारत का गवर्नर रहता है, श्रीरंगपट्टनम की राजधानी की रक्षा करते हुए वो वीरगति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी की सफलता मिली और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। ठीक है, मैसूर का राजगार पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर की सहायक संधि थोप दी गई। ठीक है, मतलब मैसूर जो था वो पुराना राजवंश सब वहाँ कार्य कर रहा था, राजवंश वोडियार राजवंश। और इसमें एक बच्चा था जी, उसको शासक बना देगा और भाई बच्चा शासक रहेगा तो ऑब्वियसली बात है ब्रिटिश का ही शासन चलेगा। और उसके बाद वो जब ब्रिटिश का शासन चलेगा तो ऑब्वियसली बात है उस पर सहायक संधि थोप दिया तो समझो एक तरीके से ब्रिटिश के हाथ में ही वो आ गया। देखिए टीपू द्वारा एक बनाया गया वो खिलौना है। ठीक है, यह टीपू का एक विशालकाय मशीनी खिलौना की तस्वीर है। नकली शेर है, यूरोपीय सिपाही है ये नकली शेर है। ठीक है, क्यों कलर चेंज करते हैं थोड़ा। ठीक है, ये देख रहे हैं बाघ है ना, ये यूरोपीय सिपाही है। ठीक है, ये टीपू का खिलौना एक तरीके से। और देखिए जब इस हैंडल को घुमाया जाता है, मतलब हैंडल लगा हुआ रहता है, तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही भीतर से चीखने की आवाज़ आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन में स्थित विक्टोरिया एवं एडवर्ड म्यूजियम में रखा गया। साला चोर सब खिलौना भी चुरा के लेके चले गया, बताओ। हमारे टीपू का कितना अच्छा क्रिएशन है कि जब इसको घुमाता था हैंडल को तो इससे बाघ को चीखने की आवाज़ आती थी और ये यूरोपीय सिपाही जो था वो चिल्लाता था। बताने का प्रयास कर रहा है जी कि जो बाघ जो है वो शेर मैसूर कहा जाता है ना, ये टीपू को निशानी था, है ना। और इसको दबोचे हुए यूरोपियन को ये दिखाने का प्रयास किया गया।
4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते टीपू की मृत्यु हो गई थी तो अंग्रेज इस खिलौने को अपने साथ ले गया। साला चोर है ये था ये लोग। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे ध्यान देंगे हम। टीपू की कहानियाँ। राजाओं की छवि अक्सर चंद श्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों और उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शेर खेलने गए थे। आमतौर पर राजा पे शेर रूप का कहानी प्रचलित है जी, शेर को मार दिया, शेर को मार दिया, बस वही आम जनता को बचा लिया, आम जनता को बचा लिया, इस टाइप का कोई कहानी प्रचलित नहीं रहेगा। सिर्फ शेर को मार दिया, गरीबी को मिटा दिया, कहीं विकास के क्षेत्र को दर्शाता, ये सब नहीं बताएगा, सिर्फ शेर मारा यही दिखाएगा। वहाँ एक शेर उसके सामने आ गया, उसने बंदूक के उसकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर पड़े और गिर गई। मतलब कटार जो होता है वो छोटा सा चाकू की तरह होता है, ठीक है। फिर भी टीपू ने निहत्थे शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली और अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद उसे शेर मैसूर कहा जाने लगा। राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर है, इसके झंडे पर भी शेर का तस्वीर हुआ करता था, ठीक है। तो देखिए टीपू का जो है ये तस्वीर है दिया हुआ है ना। ये टीपू जब हारता है तब इसका 2 बेटा जो है वो ब्रिटिश लेकर के चला जाता है। कहता जब तुम किस्सा लड़ाई में है ना, किस्सा लड़ाई में जब हारता है ना टीपू, तब उन्होंने बेटा को ब्रिटिश अपने साथ लेकर के चला जाता है कि जब तक तुम हमको कर्जा जितना हर जाना नहीं दोगे, लड़ाई में हम खर्चा किए हैं तब तक हम ये दोनों बेटा के अपने साथ रखेंगे, ठीक है। टीपू सुल्तान के बेटे को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जाता है। डेनियल आर्म द्वारा चित्रित किया हुआ है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो तीसरा मैसूर युद्ध में था। कंपनी की फौज को हैदर अली और टीपू सुल्तान कई बार युद्ध में हराया था। ऐसा नहीं कि टीपू सुल्तान ने हराया था कंपनी की फौज को, हराया था, लेकिन जब मराठा और हैदराबाद के निजाम उसके साथ शामिल हो गया तब हार गया। लेकिन 1792 में मराठा हैदराबाद के निजाम कंपनी की संयुक्त फौज हमले के बाद टीपू सुल्तान अंग्रेज से संधि करनी पड़ी। अभी हम बताएं ना कि मराठा, अरे भाई हम वो कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी किस्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो बेचारा को अपने लूट लिया। अपना कौन था? मराठा था, भारतीय, है ना। फिर इधर निजाम, हैदराबाद का निजाम था, ये भी भारतीय था। सब गद्दार निकल गए, अपने लोग गद्दारी कर दिया। इसी कारण भारत आखिरकार गुलाम क्यों रहा जी इतना दिनों? हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं। अभी देख लो जातिवाद का मुद्दा चलता रहता है। उत्तर प्रदेश में देखो एगो यादव के साथ मतलब कितना घिनौना हरकत किया गया। बताओ तो जाति है कि जाति नहीं है? अभी तक जातिवाद खत्म नहीं हुआ, कोई ये नहीं समझ में आ रहा। और ये लोग लड़ेगा जलवायु परिवर्तन से, ये लोग लड़ेगा गरीबी से। शर्म नाम का चीज नहीं, मानवता तो है ही नहीं लोग के अंदर, थोड़ा सा नहीं। थोड़ी सी शर्म बची हो तो थोड़ा ये सब जातिवाद हटा करके गरीबी उत्थान पर फोकस करो, समझा, और जलवायु वगैरह पर। नहीं तो आने वाले समय में ना ये जातिवाद और धर्म काम नहीं देने वाला है। जब मरोगे सब लोग झुलस करके गर्मी में। इस संधि के तहत उसके 2 बेटे को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने साथ लिया था। ब्रिटिश चित्रकारों को यह दृश्य तस्वीर बनाने में मजा आया था, जिसमें अंग्रेजों की सत्ता विजय दिखाई दे रही थी। ऑब्वियसली बात है, जिसमें उनको फायदा दिखेगा, मतलब जिसमें हमारा पॉजिटिव दिखेगा, फोटो बनाने में अच्छा लगेगा ही, है ना। जिसमें सुंदर दिखेगी आपकी महबूबा, वो फोटो आप बनाना चाहेंगे, ऑब्वियसली बात है। चलिए तो आज का क्लास हम रहने देते हैं यहीं तक, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। तो क्लास में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे, है ना, और दोस्तों को बताएंगे। क्लास 8 NCERT, UPSC BPSC या फिर जनरल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, या फिर कोई और बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्लास 8 पढ़ सकते हैं आप। बहुत बारीकी से अध्ययन करते चलेंगे, लाइन बाई लाइन और शब्द बाई शब्द इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहेंगे और मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय।